गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरुग्राम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे बीएड के नागरिक शास्त्र विषय में। नागरिक शास्त्र विषय में हमने कल अध्ययन किया कि नागरिक शास्त्र एक विज्ञान के रूप में है या कला के रूप में। दोनों के बारे में अलग अलग विद्वानों के विचार थे, लेकिन पहले हमने अध्ययन ये किया कि नागरिक शास्त्र क्या एक विज्ञान है, उसके कुछ पहलुओं पर हमने अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे आगे क्या नागरिक शास्त्र एक कला है। तो कला के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। क्या नागरिक शास्त्र विषय एक कला है। नागरिक शास्त्र को कला के रूप में स्पष्ट करने से पहले या करने के बाद हम पहले कला के बारे में अध्ययन करते हैं। कला है क्या? कला का अर्थ वास्तविक जीवन में ज्ञान का प्रयोग है। कला का अर्थ क्या है? वास्तविक जीवन में जो जीवन हम जीते हैं, जो वास्तविक है, उसमें ज्ञान का प्रयोग कहाँ करते हैं, यही कला है। और कला की दृष्टि से हमें कुछ वस्तुएं सुंदर भी लगती है, अपनी इच्छा के अनुकूल भी लगती है, कुछ वस्तुएं हमें असुंदर भी लगती है और अपनी इच्छा के विपरीत भी होती है। इच्छा अनुकूल इच्छाओं के विपरीत होती है, प्रतिकूल होती है। इनमें से अपने को एक को कैसे प्राप्त किया जाए, इच्छा के अनुकूल या इच्छा के प्रतिकूल कैसे प्राप्त किया जाए और कैसे इनका त्याग किया जाए, किसको प्राप्त करना है, किसका त्याग करना है, यही कला का उद्देश्य होता है। नागरिक शास्त्र में कला के दो प्रधान गुण विद्यमान हैं, जिन्हें निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। दो गुण ऐसे विद्यमान हैं कला के नागरिक शास्त्र में। पहला गुण है आदर्श समाज का निर्माण। आदर्श समाज का निर्माण। नागरिक शास्त्र का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना होता है जिसमें सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, सहयोग हो, इसकी स्थापना हो सके। यही आदर्श समाज का निर्माण होता है। यह हमें नागरिक शास्त्र हमें आदर्श समाज के निर्माण का मार्ग भी बताता है। ये अगर आदर्श समाज बनाना उसका रास्ता क्या है, ये हमें नागरिक शास्त्र बताता है। और उनमें बाधा उत्पन्न करने वाले तत्वों को दूर कैसे किया जा सकता है। एक आदर्श समाज का निर्माण करना है तो उसमें कुछ बाधाएं आती है, समस्याएं आती है, उनको दूर कैसे किया जा सकता है, यह हमें नागरिक शास्त्र बताता है। और यह महत्वपूर्ण कार्य यही है कि कला का महत्वपूर्ण कार्य यही है कि आदर्श समाज का निर्माण करना, जो इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है व्यवहारिक प्रदर्शन। व्यवहारिक प्रदर्शन कला का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है व्यवहारिक प्रदर्शन। नागरिक शास्त्र आदर्श सामाजिक व्यवस्था के दिग्दर्शन के अतिरिक्त इसके व्यवहारिक प्रदर्शन की भी व्यवस्था करता है। वास्तव में किसी ज्ञान की सार्थकता इसी में है कि उसके अनुसार हम अपना जीवन यापन करें, अन्यथा ज्ञान उस गाय के समान होता है जो दूध नहीं देती। नागरिक शास्त्र तो एक कामधेनु की उपमा दी गई है इसको, जिसके अध्ययन से सफल और सुखी समाज जीवन के सारे उपादान उपलब्ध हो सकता है। मतलब एक ऐसी कामधेनु गाय है जिससे कि सारे सुख और शांति के समाज में सफल आदमी अपना जीवन कैसे जीता है, सुख से कैसे जीता है, वो सारी चीजें सारी हमें उपादान उपलब्ध कर सके। ये व्यवहारिक प्रदर्शन है। फिर हम अध्ययन करते हैं, जैसे ये दो कला के महत्वपूर्ण तत्व थे जो नागरिक शास्त्र से जुड़े हुए हैं। फिर है कि नागरिक शास्त्र का क्षेत्र क्या है। इस सब्जेक्ट का जो नागरिक शास्त्र विषय है, इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, इसका क्षेत्र कहाँ तक हो सकता है, इसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। नागरिक शास्त्र का क्षेत्र
प्रत्येक शास्त्र का अपना एक क्षेत्र होता है, उसके अध्ययन की सीमा भी निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए जैसे जीव विज्ञान विषय है, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीव और जीवन का अध्ययन करते हैं। गणित के अंतर्गत हम अंकों, अर्थशास्त्र के अंतर्गत अंकों का करते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। जैसे हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी सीमा होती है, उसके अनुसार उसका अध्ययन किया जाता है। नागरिक शास्त्र में क्या है, नागरिक जीवन के पहलुओं का, उनकी बारीकियों का हम अध्ययन करते हैं कि उनके जीवन में क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कठिनाइयां हैं, वह अपना जीवन कैसे अच्छा सुचारू रूप से चालू कर सकता है। इनकी भी एक सीमा होती है, परंतु इसका एक अन्य सामाजिक शास्त्रों की तुलना में अत्यधिक फैला हुआ है। एक प्रकार से मनुष्य अन्य विषयों का जो क्षेत्र है उनकी एक सीमा है, लेकिन नागरिक शास्त्र का सीमा जो है काफी हद तक बड़ी है, इनसे विस्तृत है, इनका सीमांकन क्षेत्र फैला हुआ है। इसमें एक प्रकार से मनुष्य संपूर्ण सामाजिक जीवन इस शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन जो है उसके अंतर्गत आता है। सामाजिक जीवन उसका कैसा है, समाज में उसका क्या सिस्टम है, ये सारा अध्ययन जो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आता है। और नागरिक शास्त्र का क्षेत्र अंत में यही बात है कि अत्यंत विस्तृत फैला हुआ है। और इसके बारे में एच जी वेल्स ने कुछ कहा है। एच जी वेल्स के अनुसार अब हम एक संसार एक सरकार एक धर्म एक समाज तथा विश्व नागरिकता की बात सोचने लगे हैं। वेल्स ने कहा है कि अब हम एक संसार, एक सरकार, एक धर्म, एक समाज तथा विश्व नागरिकता की बात सोचने लगे हैं। आज नागरिक शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र केवल गांव या नगर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण विश्व तक फैल गया है इसका क्षेत्र। नागरिक शास्त्र के क्षेत्र या विषय विस्तार का अध्ययन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इनका क्षेत्र कहां कहां तक फैला हुआ है। तो पहला है नागरिक या व्यक्ति का अध्ययन। पहला बिंदु अपना यही है, नागरिक या व्यक्ति का अध्ययन। नागरिक शास्त्र का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन की शुरुआत हम व्यक्ति से ही करते हैं, व्यक्ति से ही इसकी शुरुआत होती है। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं को अपने अध्ययन का प्रधान विषय मानता है। पहला विषय ये मानता है कि व्यक्ति जो है उसकी प्रमुख समस्याएं क्या है, समाज के अंदर उसकी समस्याएं क्या है। नागरिक शास्त्र यह भी अध्ययन कराता है कि मनुष्य का सामाजिक जीवन सुखी कैसे होता है तथा उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर कर सकता है, किया जा सकता है। यही नागरिक शास्त्र का पहला विषय है, पहला क्षेत्र यही है कि नागरिक या व्यक्ति का अध्ययन, उसकी आने वाली उसमें समाज में रहने पर उसमें आने वाली समस्याएं के बाधाओं को दूर कैसे कर सकता है, वह उन्नति का मार्ग को कैसे प्रशस्त कर सकता है, उन्नति के मार्ग में उसकी क्या कठिनाइयां आ रही है उसको कैसे दूर कर सकता है।
दूसरा अपना क्षेत्र है परिवार, ग्राम और नगर इत्यादि का अध्ययन। परिवार, ग्राम और नगर इत्यादि का अध्ययन। परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। किसी भी नागरिक की पहली पाठशाला परिवार होता है। तो परिवार में रहकर वह राष्ट्र का भावी नागरिक नागरिकता की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करता है। पहली शिक्षा बालक या व्यक्ति अपने परिवार से शिक्षा ग्रहण करता है। तो नागरिकता की शिक्षा वह अपने परिवार से लेता है। इसलिए नागरिक शास्त्र के अध्ययन में परिवार को प्रमुख स्थान दिया गया है। परिवार के बाद गांव, नगर आदि का स्थान आता है। पहला स्थान परिवार का, फिर गांव और नगर का। नागरिक शास्त्र ग्राम और नगर की प्रशासन संबंधी आवश्यक बातों से हमें अवगत कराता है। यह हमें परिवार की चार दीवारी से बाहर लाकर ग्राम और नगर के मुक्त वातावरण में रहना सिखाता है। पहले परिवार में था बच्चा, बड़ा हुआ, फिर बड़े होने पर समाज में गया, तो समाज के आने के बाद वह क्या है, चार दीवारी से मुक्त होकर अपने समाज में रहना शुरू करता है। यह हमें बताता है कि परिवारों में निर्मित ग्राम और नगर के जीवन को सुखी बनाने में हम किस प्रकार अपना सहयोग दे सकते हैं। गांवों और नगरों की अनेक समस्याएं होती है। इन समस्याओं का निराकरण तभी हो सकता है जब हमें नागरिक शास्त्र का समुचित ज्ञान हो। चाहे व्यक्ति गांव में रहता हो, चाहे नगर में रहता हो, उसमें आने वाली समस्याएं क्या है, गांव में क्या समस्याएं, नगरों में क्या समस्याएं, उनको कैसे दूर करना है, यह नागरिक शास्त्र के अध्ययन द्वारा ही उनको दूर किया जा सकता है। नंबर 3 है अपना राज्य और सरकार का अध्ययन। राज्य और सरकार का अध्ययन। राज्य और सरकार की प्रभाव परिधि में सारा समाज आ जाता है। राज्य और सरकार में क्या, इसी के अंतर्गत परिवार, समाज सारा इसके अंतर्गत आता है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत राज्य और सरकार के संगठन, उनके स्वरूप, उनकी प्रकृति और उनके कार्यों का आदि का वर्णन इसी के अंतर्गत आता है। और वास्तव में राज्य जो है परिवार का ही बड़ा रूप है। इस प्रकार राज्य और सरकार के अध्ययन के बिना नागरिक शास्त्र का अध्ययन अधूरा है। तो यह इसका अध्ययन भी हमारे लिए आवश्यक है। राज्य और राज्य सरकार का, राज्य में राज्य कौन सा है, उसकी सरकार कौन सी चलती है, सरकार के कार्य क्या है, उनकी परिधि क्या है, ये सारे इसी के अंतर्गत आता है। नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। आज वैज्ञानिक एवं तकनीकी आविष्कार होते हैं, उनके फलस्वरूप क्या सारे संसार में सभी राष्ट्र जो एक सूत्र से जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सूत्र से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्तमान युग में कोई भी राष्ट्र बिना दूसरे राष्ट्रों के मेल मिलाप के अपना विकास नहीं कर सकता। एक दूसरे के सहयोग से अपना विकास करते हैं। सभी राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिना एक दूसरे के वो आगे बढ़ नहीं सकते, विकास नहीं कर सकते अपना। नागरिक शास्त्र ऐसी संस्थाओं का अध्ययन करता है जो विश्व के विभिन्न राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है, उनके पारिवारिक संघर्षों का अंत एवं शांति की स्थापना करना, वर्तमान काल के सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय
संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ, जिन्हें बोलते हैं यूएनओ, नागरिक शास्त्र एक संस्था के विभिन्न पक्षों, उसके उद्देश्यों, विभिन्न अंगों के संगठन तथा उनके कार्यों का अध्ययन करता है। फिर नंबर 5 है अपना राजनीतिक, नैतिक तथा आर्थिक पक्षों का अध्ययन। राजनीतिक, नैतिक तथा आर्थिक पक्षों का अध्ययन। नागरिक शास्त्र व्यापक सामाजिक शास्त्र होने के कारण जीवन के राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक पक्षों का भी अध्ययन करता है। राजनीतिक पक्षों के अंतर्गत स्थानीय संस्थानें, सरकार, राज्य आदि का अध्ययन होता है। नागरिक शास्त्र का उद्देश्य एक आदर्श समाज की स्थापना करना होता है, किंतु आदर्श समाज नैतिकता की आधारशिला पर ही अवलंबित है। अतः नागरिक शास्त्र नागरिक जीवन के नैतिक मूल्यों का अध्ययन भी करता है। इसके अतिरिक्त यह नागरिक शास्त्र जीवन के आर्थिक पक्षों का भी अध्ययन करता है। हमें बताता है कि नागरिक जीवन को आर्थिक शक्तियां किस प्रकार प्रभावित करती है। नंबर 6 है नागरिक जीवन को प्रभावित करने वाले विचारधाराओं का अध्ययन। नागरिक जीवन को प्रभावित करने वाली विचारधाराओं का अध्ययन। विचारधाराओं का अध्ययन। मनुष्य जो है अपनी परिस्थितियों का दास रहता है, अपनी परिस्थितियों के सामने उसको नतमस्तक होना पड़ता है। तो कैसी परिस्थितियां कैसी भी हो सकती है, वो भौगोलिक भी हो सकती है, ऐतिहासिक भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है। ये उनके जीवन को प्रभावित करती है परिस्थितियां। तो नागरिक शास्त्र नागरिक जीवन को प्रभावित करने वाली शक्तियों, प्रवृत्तियों एवं विचारधाराओं का अध्ययन करता है। फिर है नंबर 7 पे नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन। नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन। जिस प्रकार जीवन के लिए हमें वायु और भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार नागरिक जीवन के अधिकार और कर्तव्यों की हमें आवश्यकता होती है। राज्य अपने नागरिकों को रक्षा, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन एवं संपत्ति संबंधी आदि अधिकार देता है। उसके बदले में नागरिकों को अपने कर्तव्य का पालन करने पड़ते हैं। ये इच्छाएं राज्य अपने से चाहता है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन है। इसलिए नागरिक शास्त्र का अधिकार और कर्तव्यों के शास्त्र की संज्ञा दी जा सकती है। फिर नंबर 8 है सामाजिक संबंधों का अध्ययन। सामाजिक संबंधों का अध्ययन। नागरिक शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत इस अध्ययन को प्राथमिकता दी जाती है कि मनुष्य का पड़ोसी, उसका कुटुंब, गांव, नगर आदि से क्या संबंध है।
उसका अपने पड़ोसियों से, घर से, परिवार से, गांव से, जिस नगर में रहता है उन लोगों से उसका संबंध क्या है। नागरिक शास्त्र स्त्री और पुरुष, स्वामी और सेवक, शासक और शासित इनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कर सामाजिक संबंधों की आदर्श व्यवस्था का सृजन करता है, दोनों का अध्ययन करता है। फिर है नंबर 9, अतीत काल के सामाजिक जीवन का अध्ययन। अतीत काल के सामाजिक जीवन का अध्ययन। जो अतीत में बीता हुआ कल है उसमें समाज की व्यवस्था क्या थी, क्या है, ये अतीत काल के आधार पर ही वर्तमान और भविष्य में आने वाले समाज का निर्माण होता है। अतः वर्तमान सामाजिक जीवन, रीति रिवाज, सामाजिक राजनीतिक संबंध एवं संगठन की समुचित जानकारी के लिए हमें अतीत का अध्ययन करना पड़ता है। कई सालों पहले, कुछ साल पहले ऐसा था, समाज में ऐसे थे, ऐसे नियम थे, ऐसे अनुशासन थे। भूतकालीन सामाजिक जीवन के प्रकाश में हम अपने वर्तमान सामाजिक जीवन का सुखी, संपन्न और समृद्ध बना सकते हैं। अतीत के उत्पादन जो वर्तमान में हमें प्राप्त हैं अपने अपनाए जा सकते हैं। प्रयोग में अतीत में जो चीजें हानिकारक है, अतीत में हानिकारक सिद्ध हुई है, उनको दूर कैसे किया जा सकता है, वो ना अपनाई जा सके, इसी को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। नंबर 10 है वर्तमान सामाजिक जीवन का अध्ययन। वर्तमान सामाजिक जीवन का अध्ययन नागरिक शास्त्र का भी प्रधान विषय है। वर्तमान शासन, सुरक्षा, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय आदि का नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। वास्तव में वर्तमान सामाजिक जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण अंग ऐसा नहीं है जिसका इसके अंतर्गत अध्ययन न किया जाए। इसके अतिरिक्त नागरिक शास्त्र में वर्तमान काल की राजनीतिक विचारधाराओं, समाजवाद, गांधीवाद, पूंजीवाद आदि का विवेचन भी किया जाता है। इन विचारधाराओं के अध्ययन से नागरिक अपनी अनेक जटिल समस्याओं का समाधान करके अपना सामाजिक जीवन सुखी बना सकता है। नंबर 11 है भविष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन। नागरिक शास्त्र के विषय के अंतर्गत अतीत और वर्तमान का भी अध्ययन किया जाता है। अध्ययन भी नहीं आता, परंतु वह भावी सामाजिक जीवन के आदर्श स्वरूप की परिकल्पना भी प्रस्तुत करता है। जो अतीत का भी अध्ययन कर लिया, वर्तमान का भी कर लिया, लेकिन भविष्य में कैसा हो उसकी कल्पना भी की जाती है। भावी समाज का स्वरूप कैसा हो, राजनीतिक जीवन किस प्रकार संगठित किया जाए, राष्ट्र का चतुर्मुखी विकास किस प्रकार किया जाए, विश्व में किस प्रकार शांति की स्थापना की जाए, इन्हीं सभी बातों का अध्ययन नागरिक शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार नागरिक शास्त्र हमारे सामने कुछ उदाहरण ऐसे प्रस्तुत करता है जिसके अनुगमन से वर्तमान एवं भावी सामाजिक जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। सामाजिक विषमता जो पनप रही है उनको कैसे मिटाया जा सकता है, शोषण का अंत कैसे किया जा सकता है, सुख और शांति की स्थापना की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम अध्ययन आगे करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।